गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 9 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। पहला आज हम लोग करने वाले हैं एक केस स्टडी जीएस पेपर 4 से। आप सबको पता है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे जो रेसलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, धरने के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है और सेक्सुअली हरासमेंट भी किया है। तो वो केस स्टडी हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। उसके अलावा ट्राइबल स्टेटस के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ कहा है। हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बात कही है। जो मेइती जो प्रोटेस्ट हो रहा है मणिपुर के अंदर उसको लेके है बेसिकली ये। उसके अलावा मिसलीडिंग जो फूड एड्स दिखाई जाती हैं टीवी पे, उनके बारे में आज एक बढ़िया सा टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है। क्यों दिखाई जाती हैं, हमारे पास कौन कौन से कानून हैं उसको लेके, क्या किया जा सकता है, वो सब एक अच्छा सा आर्टिकल है यहाँ पे ये टेक्स्ट सेक्शन में। उसके अलावा आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो कहता है सॉफ्ट पावर ऑफ बुद्धिज्म, कैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। और इस जो एडवांटेज है इंडिया को वो कैसे हम लोग अपनी डिप्लोमेसी में यूज कर सकते हैं। बेसिकली बुद्धिज्म डिप्लोमेसी की हम लोग बात करेंगे। सॉफ्ट पावर क्या होती है, हार्ड पावर क्या होती है, इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और फ्यूचर में क्या क्या इसके एडवांटेज अपने को हो सकते हैं। उसके बाद साइक्लोन का एक छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है स्टैटिक पोर्शन का आपका जीएस पेपर 1 में। तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलता हूँ आज है 9 तारीख। कल से हमारा एक एडिशनल बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली करें। फीस बहुत ज़्यादा इसकी नहीं रखी गई है, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी। शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी क्लासेस रहती हैं। तो अगर आप कॉलेज में जाते हो, जॉब करते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप आराम से शाम को क्लासेस यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाई चांस आप को थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है। नेक्स्ट डे आप आइए अपने टीचर से, अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर करवाया जाता है। बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं, नोट्स पर इंग्लिश में रहते हैं। तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मैसेज करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आज की केस स्टडी पे। अच्छी केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। केस स्टडीज के बहुत सारे टाइप होते हैं। जो मोस्टली केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं बेसिकली वो पूछी जाती हैं ऑफिशियल ड्यूटीज वगैरह को लेके। एक एथिकल डायलेमा होता है, अपनी ड्यूटी के जो एथिक्स होते हैं, इंटेग्रिटी वगैरह, उसके आसपास बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती हैं। ये केस स्टडी भी कुछ कुछ वैसी ही है। केस स्टडी मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये समझा देता हूँ आपको किस तरह की केस स्टडी यहाँ पे बन सकती है। देखिए, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो नाम वो नहीं लिखते हैं एज सच किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन आपसे यूजली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैन भी हैं, बाहुबली हैं, और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उनके ऊपर जो है विमेन रेसलर्स के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं सेक्सुअल हारेसमेंट के। और उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड के। लेकिन ये वाला सेकेंडरी मामला है, पहले वाला मामला आता है सेक्सुअल हारेसमेंट का। क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैन है और काफी रसूख है उनका पॉलिटिकल क्लासेस में, इसलिए उनके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर नहीं हो रही है। तो रेसलर्स बैठ गए धरने के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो प्रेशर में डाली गई। और पोक्सो एक्ट के तहत, अब ये समझिए, पोक्सो एक्ट जो है चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी यहाँ पे बनता है, उनके खिलाफ एफआईआर डाली गई। तो चार्जेस तो काफी सीरियस हैं क्योंकि पोक्सो के अंडर चार्जेस बहुत सीरियस होते हैं। अब जब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाने की बात कही है। आप एक आईपीएस ऑफिसर हो और आप उस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे हैं। अब बनती है आपके ऊपर ये केस स्टडी। अब आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम देखिए। आपके फादर जो है एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बीमार चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खर्चा होता है, तो फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन भी है। आपके ब्रदर बहुत महंगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। आपकी एक सिस्टर भी है जो स्कूल में पढ़ती है। तो ये सिचुएशन है। अब हुआ क्या, क्योंकि आप उस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे हो एज एन आईपीएस ऑफिसर, आपके पास मिनिस्टर के सेक्रेटरी का फोन आता है और वो आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से कीजिए कि मिनिस्टर को क्लीन चिट मिल जाए। तभी आपके ऊपर पास मिनिस्टर का खुद फोन आता है और आपको थ्रेट करते हैं कि आपकी कुछ भी थ्रेट कर सकते हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपके ब्रदर को कुछ हो जाएगा। तो आप खुद वल्नरेबल सिचुएशन में हो यहाँ पे, फाइनेंशियली भी और कोलेटरली भी। आपकी सिस्टर भी स्कूल में है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिस्टर के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके ब्रदर के साथ एंड ऑल दैट। तो अभी सिचुएशन कुछ इस तरह से है।
तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये बनता है यहाँ पे एक अपना प्रॉपर केस स्टडी। ठीक है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपसे आपका क्वेश्चन है। आपको ये फाइंड आउट करना रहता है इस तरह की केस स्टडीज में। इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से हैं, और बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जो आप चूज करोगे, यानी कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो ये केस स्टडीज में इस तरह की बेसिक बेसिक सी 3 4 5 डायमेंशन होती हैं। आप स्टेक होल्डर फाइंड आउट करिए, एथिकल इश्यूज या एथिकल डायलेमास फाइंड आउट करिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, और बेस्ट एक्शन आप क्या लोगे। 4 डायमेंशन आपके पास है। तो स्टेक होल्डर तो बड़ा इजी सा है, यहाँ पे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है ही नहीं। एक तो सीधी सी बात है भैया, जो मिनिस्टर साहब हैं वो खुद यहाँ पे एक स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़े है ना। यहाँ पे तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, रेसलर्स हैं वो भी के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है। तो 4 मेजर स्टेक होल्डर यहाँ पे हो गए, एंड इंक्लूडिंग यू यू आप तो ऑफ कोर्स हो ही। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एथिकल इश्यूज बनते हैं, या एथिकल डायलेमास भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहले बात तो यहाँ पे जो एथिकल जो इशू है वो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी उन्होंने किया है, तो ये पहला एथिकल इशू है। डिनायल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट मिनिस्टर, जबकि ये पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को नहीं किया कि अगर कोई कंप्लेंट लेके उनके पास आता है तो उनका एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, लेकिन हुआ नहीं। तो इट्स अ डिनायल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द अथॉरिटी ड्यूटी फ्रॉम द पुलिस परस्पेक्टिव। इरोजन ऑफ द ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस, अब देखिए इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रस्ट अगर होता तो प्रोटेस्ट के ऊपर रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो उनको ये सब करना पड़ रहा है। अब आपके आसपास ना कई सारे एथिकल डायलेमाज हैं, आपका यहाँ पे जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो वर्सेस आपकी जो ड्यूटी है वो, ये बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा यहाँ पे बनता है। आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करोगे या पर्सनल पर्सनल जो इश्यूज आपके उनके साथ फॉलो करोगे। आपके यहाँ पे जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली कंसर्न्स हैं, और वर्सेस जो आपकी ड्यूटी है, ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा यहाँ पे है। तो आपके पास ये चीजें अवेलेबल हैं। अब आप इस पूरी सिनेरियो को देखते हुए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अब क्या कर सकते हो, कौन कौन से एक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हो, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, पहला तो एक्शन यही होगा कि जो होना भी चाहिए एक तरह से, कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी डर के इन्वेस्टिगेट करोगे, और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, प्रोसेस को फॉलो करते हुए, पूरी इंटेग्रिटी के साथ फॉलो करते हुए आप अपनी ड्यूटी को निभाओगे। पहला ऑप्शन तो ये है एज एन ऑफिसर आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने सीनियर की गाइडेंस लोगे, जैसा सीनियर बोलेंगे आप वैसा ही कर सकते हो, क्योंकि सीनियर इस प्रोसेस के थ्रू हमेशा ही गुजरे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो। तीसरा ये हो सकता है कि कोई भी एक्सक्यूज देगे, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली के ऊपर थ्रेट है, आपके ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो आप इसको कोई भी बहाना मार के छोड़ सकते हो इस जॉब को, कि हाँ भैया हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो सब हो सकता है। लेकिन इनमें इश्यूज हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते तो इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि सीधी सी बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहे हो, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है आप उसको फॉलो कर रहे हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो, ये आपका यहाँ पे बेनिफिट है। नुकसान क्या है कि आपकी फैमिली को थ्रेट है यहाँ पे, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, आपकी जॉब को भी थ्रेट हो सकता है। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर्स, इसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस वो दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से वो गुजरे हुए हैं। तो आपको डरने की, आपको जब पता है कि आपके सीनियर आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन नुकसान क्या है कि हो सकता है वो जो सीनियर हो उनके ऊपर भी सेम ही थ्रेट हो सकता है कि सीनियर आपके करप्ट भी हो सकते हैं, तो हो सकता है वो गलत गाइडेंस भी दे सकते हैं, तो आप 100% इनकी गाइडेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, एज एन ऑफिसर आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन भी होती है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। या फिर आप केस को छोड़ दीजिए, केस को छोड़ने का बेनिफिट ये होगा कि आप सुरक्षित हो, आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, आपकी फैमिली के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अपनी ड्यूटी से भाग गए आप, आपने रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो नहीं किया। तो तीनों ही केस में अपने अपने प्लस हैं और अपने अपने माइनस हैं, प्रो एंड कॉन्स दो तीनों के हैं। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको चूज करना है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसके अंदर क्या करना है आपको, ये करना है, ये करना है, या ये करना है। अभी आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्जाम में आप ये तो नहीं, या आप ये लिख सकते हो आई विल लीव द केस, तो इससे क्या पता चलेगा भाई आप
अच्छे ऑफिसर नहीं बनोगे, ऑब्वियस सी बात है। सीनियर से गाइडेंस लोगे और सारा दिन उन्हीं के ऊपर रिलाई करोगे, जो वो बोलेंगे वो वही हम लोग करेंगे, फिर आप किस नाम के ऑफिसर हो? अब ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का एक्शन यहाँ पे लेते हो। जो आंसर के अंदर आपको लिखना रहता है वो आपको हमेशा यही रहता है, ड्यूटी से भैया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे आपके ऊपर जो है पर्सनल इश्यूज भी क्यों ना हो, हमेशा आपको ड्यूटी जो है यहाँ पे सबसे ऊपर रखनी है, रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखना है। ये वाला जो है आप यहाँ पे काम करोगे। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, लीव द केस टेलिंग एनी एक्सक्यूज, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, गाइडेंस आप ले सकते हो, लेकिन गाइडेंस लेने के बाद आपको खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या करें कि क्या ना करें। ये वाला ऑप्शन मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और अगर मैं ये आंसर को लिख रहा होता तो डेफिनेटली मैं इसी ऑप्शन के साथ जाता और अपने ऑप्शन को जस्टिफाई भी करता कि ये एक्शन मैंने क्यों लिया है। बाकी आप जो भी एक्शन लोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा एक्शन लोगे और क्यों लोगे। देखिए, सिर्फ ये बताना एग्जाम में कि मैं ये एक्शन लूंगा, वो उतना आधा आंसर होता है। पूरा आंसर लिखने के लिए आपको अपने एक्शन को जस्टिफाई भी करना पड़ता है। यही बेसिकली एथिक्स का पूरा खेल होता है। जस्टिफाई अगर आप कर दोगे, लेकिन जस्टिफाई ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई कुछ भी जस्टिफाई कर दे, नो। जो आपकी जस्टिफिकेशन होती है वो भी कुछ वैल्यू बेस्ड होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, उनके बेस्ड पे होनी चाहिए। मोरालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ड्यूटी, ये सब वैल्यूज के बेसिस पे आप जस्टिफाई करोगे। अब इस केस में जस्ट ऐसे कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, सर मैं तो ये कोई भी एक्सक्यूज मार के जॉब छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे ब्रदर को खतरा है, मेरे फादर साहब जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जस्टिफिकेशन नहीं है आपके एक्शन का। जस्टिफिकेशन इस बेसिस पे होने चाहिए, अरे भैया आप ऑफिसर हो, आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है अपनी ड्यूटी निभाना। ड्यूटी निभाना ईमानदारी के साथ। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा एक्शन लोगे, या कोई और ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या वो भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर होता है। तो हमारे पास बहुत सारे एथिकल डायलेमास हो सकते हैं पब्लिक सर्वेंट वाले केसेस में, क्योंकि आप भी तो पब्लिक सर्वेंट हो ना यहाँ पे। इसके आसपास बहुत सारी केस स्टडीज आपके पास आ सकती हैं, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, ग्राफ्ट, पैट्रनेज, इन्फ्लुएंस वगैरह सब कुछ होता है। आप अपनी पोजीशन का गलत यूज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट जो है उसके जो है यूज करना। तो इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे चॉइस आपके पास होती हैं, ऑप्शंस, डायलेमास, डे टू डे ऑपरेशंस, बहुत कुछ आपके पास हो सकता है। तो ये केस स्टडी आप जो है इस तरह से हैंडल कर सकते हो। केस स्टडीज के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिकली 10-12 तरीके होते हैं केस स्टडीज के। एग्जाम में हमेशा उसी के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर तरह की केस स्टडीज को आपको अगर दो दो तीन तीन केस स्टडीज कर लेते हो तो आपकी आपके पास जो अच्छा खासा कंटेंट हो जाता है। वही एथिकल इश्यूज रिपीट होते हैं, एथिकल डायलेमास रिपीट होते हैं, ऑप्शंस भी लगभग वो सेम ही रहते हैं एक तरह की केस स्टडीज में। थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है। तो अगर आप इस तरह के कुछ कुछ केस स्टडीज आप कर लेते हो तो आपका बढ़िया कंटेंट यहाँ पे तैयार हो जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट, सीजीआई ने ऐसा कहा है। तो बात ये चलती है मणिपुर के अंदर, और मणिपुर के हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि भाई सरकार जो है, मतलब मणिपुर की गवर्नमेंट, वो जल्दी से जल्दी मेतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड करने की प्रोसेस स्टार्ट करे। ऐसा मणिपुर के हाई कोर्ट के जज ने कहा, और वो सिंगल जज थे, सिंगल बेंच थी वो। अब सीजीआई ने के पास ये बात पहुंची। सीजीआई ने कहा कि शायद जज साहब भूल गए हैं, शायद जज साहब भूल गए हैं कि हाई कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने की। क्योंकि अल्टीमेटली शेड्यूल लिस्ट के अंदर, ट्राइब शेड्यूल एसटी जो लिस्ट है, कौन सी ट्राइब ऐड होगी और कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है या फिर पार्लियामेंट के पास है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है ही नहीं, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर नहीं है। तो शायद जो हाई कोर्ट के जज हैं ये भूल गए हैं कि उनके पास ये पावर ही नहीं है, और उन्हें पावर से बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 342 साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर thereof by public notification specify the tribes or tribal communities or part of the groups। समझ रहे हो ना? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के परस्पेक्टिव में
कि वो किसी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं शेड्यूल उसके लिस्ट में। हाँ, जब स्टेट की बात आती है, स्टेट खुद नहीं कर सकते, स्टेट इनिशिएटिव ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। और स्टेट क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये जो प्रपोजल होता है किसी भी ट्राइब को ऐड करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है। पूरा काम यहाँ पे या तो पार्लियामेंट का होता है या फिर प्रेसिडेंट का होता है। प्रोसीजर कैसे होता है आपको मैं बताता चलता हूँ। प्रोसीजर, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, कि साहब ये जो ट्राइब है इसको ऐड कर दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के क्या करती है, उसको प्रॉपर स्टडी करती है, और फिर वो मामला कहाँ जाता है, फिर वो मामला हमारे रजिस्ट्रार के पास जाता है। और रजिस्ट्रार से फिर वो मामला जाता है कहाँ पे, हमारा जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, ये लोग भी उसकी स्टडी करते हैं। ये सब स्टडी करने के लिए बाद जो है प्रपोजल जाता है गवर्नमेंट के पास, फिर जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कानून पास होता है, अमेंडमेंट वगैरह होता है, कानून पास होता है। पार्लियामेंट से अप्रूवल जब होता है तो गवर्नर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। गवर्नर के, सॉरी, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने के बाद वो या तो उसको ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का और हाई कोर्ट का कोई ऐसा रूल है ही नहीं। आर्टिकल 342 एंड आर्टिकल 341 साफ साफ कहते हैं इधर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। तो ये कहा है सीजीआई ने हाई कोर्ट के जरिए। ठीक है, बस इतना सा टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा। यूपीएससी में यहाँ से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल इश्यूज मेंस में और प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आपको थोड़ा देखना रहता है। आप यहाँ क्लियरली देख भी सकते हो, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें करिए। बाकी इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद 2017 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद 2019 का है, और ये मुझे याद नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस आंसर बताइए नीचे जाके। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है, कहता है व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एड्स। यार ये मिसलीडिंग जो फूड एड्स है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में जब हम लोग होते थे तो एक ऐड आया करती थी, अब तो शायद वो नहीं आती है। कॉम्प्लेन की एक ऐड आया करती थी, कॉम्प्लेन बॉय आई एम ए कॉम्प्लेन गर्ल। इसमें क्या दिखाते थे कि आप कॉम्प्लेन पीजिए और भैया आप जो है बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। अरे भाई, कॉम्प्लेन पीने से थोड़ी ये होता है। तो ये एक तरह का मिसलीडिंग फूड ऐड ही है। मैगी की आप ऐड देख लीजिए, मैगी 2 मिनट में बन जाता है, दुनिया की कोई ताकत मैगी को 2 मिनट में नहीं बना सकती। मिसलीडिंग फूड ऐड का मेजरली जो मतलब होता है वो न्यूट्रिशन से है। ये जो क्लेम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मिसलीडिंग होता है, जबकि उससे होता कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अभी आजकल जो न्यूज में चल रहा है, बेसिकली उसी के पर्सपेक्टिव में दिया गया है। ये जो न्यूज में चल रहा है, शायद वो किसका है, वो किसी कॉम्प्लेन की कंपनी का ही है शायद, ऐसी कोई फूड कंपनी है। उसके अंदर मोर देन 50% सिर्फ शुगर है, और वो कंपनी जब ऐड करती है, क्लेम करती है, तो शुगर उसमें मेंशन ही नहीं करती, जबकि 50% से ज्यादा वो सिर्फ चीनी है। कॉम्प्लेन की ही ऐड थी वो, आजकल जो वायरल हो गई है बहुत ज्यादा। उसके अंदर वाइटामिन वगैरह बहुत ही कम है, लेकिन मोस्टली जो फोकस रहता है उसके एडवर्टीजमेंट का वो वाइटामिन के ऊपर रहता है, शुगर के ऊपर रहता ही नहीं। तो ये मिसलीडिंग ऐड है। तो लोग तो उस प्रोडक्ट को यही सोच के खरीदेंगे ना कि इसमें विटामिन होंगे, मेरे बच्चे को विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, जबकि पता चला उसके अंदर 55% सिर्फ शुगर ही है, चीनी है खाली। पानी में घोल के आप बच्चे को चीनी पिला रहे हो। इस तरह की बहुत सारी फूड मिसलीडिंग ऐड होती हैं। दूसरे एक उसमें भी होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक में बहुत सारी मिसलीडिंग ऐड होती हैं। 5 मिनट में, 5 दिन में गोरा बनाइए, एक हफ्ते में गोरा बनाइए, उस तरह की चीजें भी होती हैं ना। परफ्यूम को यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस क्रीम को यूज कर लीजिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह की जो एड्स आती हैं वो बहुत मिसलीडिंग एड होती हैं। हमारे यहाँ पे फोकस जो है वो फूड एड्स के ऊपर है। फूड एड ये सब कौन रेगुलेट करता है, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एडवर्टीजमेंट एंड द क्लेम्स। अलग अलग तरीके हैं बेसिकली यहाँ पे। अभी 29 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का मीटिंग हुआ था, विच वॉज कंडक्टेड बाय एफएसएसएआई, जिसके अंदर नए 32 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि एड मिसलीडिंग हुआ करती हैं। तो पिछले 6 महीने में 170 केस ऐसे आ चुके हैं उनके पास जो मिसलीडिंग एड थी। हमारे पास मिसलीडिंग एड को लेकर कौन कौन से रेगुलेशन हैं, 3-4 रेगुलेशन हमारे पास है। पहला आता है फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड द क्लेम्स रेगुलेशन 2018। दूसरा आता है फूड एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट, सॉरी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, ये रेगुलेट करती है गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। तीसरा आता है प्रोग्राम एंड द एडवर्टाइजिंग कोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द
केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994, जो कि मिसलीडिंग एड की बात करता है। ऐसी कोई भी एड जिससे ये क्लेम किया जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही मिराकुलस, मतलब जादू कर देने वाली प्रॉपर्टीज हैं, सुपर नेचुरल प्रॉपर्टी हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी, इस तरह की अगर ऐड आती हैं तो मिसलीडिंग ऐड होती है। ऐड होनी चाहिए ट्रूथफुल। ऐड के अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग ऐड नहीं होनी चाहिए। जो भी क्लेम कर रही है वो कंपनी अपने फूड प्रोडक्ट के अंदर, वो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, पहली बात तो ये। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर जानकारी उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। ये सब चीजें की जाती हैं। तो प्रोडक्ट क्लेम्स सजेस्टिंग अ प्रिवेंशन, एलिविएशन, ट्रीटमेंट, क्योर डिसीज एंड ऑल दैट, ये सब जो है परमिशन तो है इनकी, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। अब कई बार ये बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, जैसे बाबा रामदेव या दूसरे लोग ऐड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत नेचुरल है या ये प्रोडक्ट बहुत फ्रेश है। वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। नेचुरल और फ्रेश प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास होती है। नेचुरल वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि किसी नेचुरल रिसोर्स से लिए जाते हैं, और इनके अंदर ये सिंगल फूड डिराइव होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से सोर्स ऐड नहीं किया जाता है। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि भैया एलोवेरा वाली क्रीम है, तो उसके अंदर 100% एलोवेरा ही होता है, वो होती है आपका नेचुरल प्रोडक्ट। उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड बाहर से नहीं होता है। द पैकेजिंग टू मस्ट बी डन सेंस केमिकल्स एंड द प्रेजर्वेटिव्स, जो जब बाद में पैकेजिंग होती है, बोतल में डाला जाता है कहीं पे भी, उसके अंदर भी कोई भी केमिकल्स वगैरह इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ये होता है। हाँ, अगर बाई चांस मान लो उसके अंदर 90% नेचुरल प्रोडक्ट है और 10% जो है आपने कुछ केमिकल ऐड किया है, तो वो कंपोजिट फूड वाली कैटेगरी में आएगा, नेचुरल फूड कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उसके ऊपर नेचुरल नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मतलब 90% 70% नेचुरल है और 30-40% जो है वो अननेचुरल है। नेचुरल तभी बोलेंगे जब 100% होगा। फ्रेश किसको बोला जाता है, ये अलग कैटेगरी होती है। फ्रेश वो होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रोसेस्ड इन एनी मैनर अदर देन वॉशिंग, पीलिंग, चिलिंग, ट्रिमिंग एंड कटिंग। ये प्रोसेस आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, उसके अलावा इसमें कुछ भी आप बाहर से नहीं डालते हो, इसे बोलते हैं फ्रेश प्रोडक्ट। ये नेचुरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ बाहर के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सेप्ट वॉशिंग, पीलिंग, चिलिंग, ट्रिमिंग एंड कटिंग। कुछ रेडिएशन वगैरह का इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रेडिएशन जो है एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परमिसेबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी आप एडिटिव्स वगैरह यूज नहीं करते हो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, तभी उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश। अगर आपने उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स वगैरह बाहर से ऐड किए हैं तो आप उसे फ्रेश नहीं बोलोगे, उसे क्या बोला जाता है? फ्रेशली फ्रोजन, फ्रेश फ्रोजन, फ्रोजन फ्रॉम फ्रेश। इट इज नॉट फ्रेश। ये होता है इसका मतलब। जैसे कई बार हनी वगैरह के केस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, फ्रेश हनी है, नेचुरल हनी है, उस तरह के प्रोडक्ट, एलोवेरा प्रोडक्ट्स होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को, कई बार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को नेचुरल या फ्रेश बोला जाता है, लेकिन वो उसके लिए प्रॉपर कैटेगरी होती है। कई प्रोडक्ट प्योर होते हैं, कई प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, ये अलग कैटेगरी होती है। प्योर किसको बोला जाता है? जो कि सिंगल इंग्रेडिएंट फूड प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर बाहर से कुछ भी ऐड नहीं होता है, नथिंग दैट कैन कंटेमिनेट दिस, नो अनअवॉइडेबल कंटेमिनेट शुड बी देयर। इसे बोला जाता है बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल इज यूज टू डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट्स मेड टू अ फॉर्मुलेशन विद ट्रेसेबल ओरिजिन दैट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओरिजिनल मतलब यही होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि भैया एलोवेरा है, प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल है वो एलोवेरा ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जिसके ओरिजिनल क्लेम को आप ट्रेस कर सकते हो, दैट इज योर ओरिजिनल प्रोडक्ट, देन इट कैन बी प्रोड्यूस फॉर द मास प्रोडक्शन। और न्यूट्रिशनल जो क्लेम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग के ऊपर, पैकेज के ऊपर होने चाहिए, प्रॉपर मोटे मोटा लिखा होना चाहिए। ये तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे कोई कंपनी विटामिन डी अगर उसके अंदर है, किसी प्रोडक्ट के अंदर मान लो कॉम्प्लेन के अंदर विटामिन डी है, तो उसने क्लेम किया और लिखा है कि उसके ऊपर विटामिन डी है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। विटामिन डी है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कंपनी क्लेम करती है कि विटामिन डी लेने से या इस प्रोडक्ट को लेने से विटामिन डी आपको मिलेगा, जिससे आपको फटीग नहीं होगा,
स्टेमिना बढ़ेगा, क्या वो ये कंपनी क्लेम कर सकती है? हाँ, अगर साइंटिफिक एविडेंस है कि विटामिन डी से थकान नहीं होती, स्टेमिना बढ़ता है, तो कंपनी क्लेम कर सकती है। अदरवाइज फालतू में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, अगर मान लो कोई टूथपेस्ट की कंपनी है या कोई और कोई फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर हल्दी का यूज किया गया है, और वो कंपनी क्लेम करती है, पहले तो कंपनी मेंशन करती है कि इसके अंदर हल्दी हल्दी है, हल्दी है तो है ही ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वो क्लेम करती है कि ये प्रोडक्ट खाने से इसके अंदर जो हेल्दी है, हल्दी है, आपको थकान नहीं होगी, स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, स्किन के ऊपर चमक आ जाएगी, आपके झड़े नए बाल बंद हो जाएंगे, क्या वो कंपनी ऐसा कर सकती है? ओनली व्हेन देर इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड लिटरेचर विच क्लेम्स कि हल्दी से सब बेनिफिट होते हैं, तब कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। तो पहली बात तो इंडिया एक लैंड ऑफ बुद्धिज्म मानी जाती है भी। ओरिजिन उसका यहीं पे हुआ। जैनिज्म का ओरिजिन भी यहाँ पे हुआ, सिखिज्म का ओरिजिन भी यहाँ पे हुआ, हिंदुइज्म तो ऑफ कोर्स है ही। तो इंडिया अपने आप को एज अ सॉफ्ट पावर दिखाना चाहती है विद द यूज ऑफ, विद द डिप्लोमेसी ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन ये सॉफ्ट पावर होता क्या है और हार्ड पावर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट पावर रेफर्स टू नेशंस एबिलिटी टू शेप द preferences and behavior of others through attraction, persuasion, cultural influence rather than force। प्यार मोहब्बत से आप दूसरे का ओपिनियन, दूसरे का बिहेवियर चेंज करते हो अपने बारे में, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। फोर्स करके नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, थप्पड़ मार के नहीं, प्यार से, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन्स के थ्रू, जिसके अंदर आपका सिनेमा, म्यूजिक, लिटरेचर, वो सब चीजें यहाँ पे आ गई। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कल्चर इन्फ्लुएंस में आपकी लैंग्वेज, आर्ट, फिल्म, म्यूजिक, लिटरेचर, क्यूजिन्स, फूड वगैरह वो सब कुछ आ गया। डिप्लोमेसी में आप डायलॉग में बिलीव करते हो रदर देन लड़ाई झगड़ा। आप नेगोशिएशंस में बिलीव करते हो, आप अलायंस में बिलीव करते हो, क्योंकि अलायंस जब आप करते हो तो ट्रस्ट डेवलप होता है, कोऑपरेशन डेवलप होता है। ये सब चीजें वहां पे की जाती हैं। पब्लिक ओपिनियन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू एजुकेशनल कल्चरल एक्सचेंज, थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। जैसे नेपाल में कुछ हुआ, अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने हेल्प वहां पे भेजा, श्रीलंका के अंदर हेल्प भेजा। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जब किए जाते हैं मीडिया के थ्रू, तो ये एक डिप्लोमेसी होती है, सॉफ्ट पावर का ये रूप होता है। ऐसी जो आइडियोलॉजिकल अपील होती है, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, वो सब चीजें। डेवलपमेंट असिस्टेंस, जैसे हम दूसरी कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प करते हैं, जैसे श्रीलंका को दिया, टेक्निकल हेल्प करते हैं भूटान को, ये गुडविल होता है, बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उनकी हेल्प की जाती है एकदम सच्चे दिल से। ये होती है सॉफ्ट पावर। अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर का बहुत यूज करता है ना। लैंग्वेज, इंग्लिश, फिल्म्स, हॉलीवुड, म्यूजिक, आपने रॉक एंड रोल और जो पॉपुलर म्यूजिक वहाँ पे चलता है। अमेरिकन लिटरेचर बहुत फेमस है, अमेरिकन फूड उतना फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो यूज करता है। डिप्लोमेसी का भी काफी यूज करता है, जैसे नाटो हो गया, या नाटो तो खैर हार्ड पावर का पार्ट है क्योंकि तो मिलिट्री अलायंस है, लेकिन अब देखोगे तो बहुत सारी कल्चरल अलायंस और मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अमेरिका की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में। आइडियोलॉजिकल अपील, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं, डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड, इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, हो या ना हो, लेकिन प्रोजेक्ट की जाती हैं। आप दूसरों के बिहेवियर को चेंज करते हो। अब अमेरिका की इमेज है बहुत सारे दुनिया में कि वो डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है, आपके इंडिविजुअल को वहां पे सपोर्ट किया जाता है, फ्री है ना, फ्री थिंकिंग सोसाइटी है, उस तरह की चीजें। और हार्ड पावर का यूज भी करते हैं वो लोग। हार्ड पावर का मतलब ये होता है, हार्ड पावर रेफर्स टू द यूज ऑफ द थ्रेट ऑफ द मिलिट्री। अमेरिका ये भी करता है, सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड का यूज भी करता है, फोर्स का यूज करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाता है भाई, अब जैसे रशिया के अगेंस्ट में लगाए, ईरान के अगेंस्ट में लगाए, हर चीज का यूज करता है जो उसके पास हो सकता है। तो एक तरफ मतलब लाठी है और एक तरफ रोटी है, तो कैरेट एंड स्टिक दोनों चीजों का बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ हार्ड पावर, जैसे मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, कोर्सन्स वगैरह जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आपने लगा दिया। एंड जियो पोलिटिकल लेवरेज तो ऑफ कोर्स आप लेते ही हो, अलायंस जैसे नाटो, नाटो हो गया, दूसरी जो अलायंस वो करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, है ना, वो सब यहाँ पे हार्ड पावर का पार्ट होती है। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि भाई
इंडिया जो है बुद्धिज्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज कर सकता है। अभी देखिए, पिछले ही महीने 20-21 तारीख को ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे देशों से लोगों को इनवाइट किया। दलाई लामा जो इंडिया में ही रहते हैं, वो उनको यहाँ पे इनविटेशन भेजा। तो कंबोडिया से, जापान, साउथ कोरिया वगैरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए इंडिया में। ठीक है। क्यों इंडिया बुद्धिज्म के थ्रू, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू ये दुनिया को एक सॉफ्ट पावर तो दिखाना ही चाहता है, उसके साथ साथ हम लोग अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज यहाँ पे करना चाहते हैं। तो बुद्धिज्म डिप्लोमेसी के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, सरकार ने कोशिश कर रही है। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्कल हम लोगों ने बनाया है। यस, जिसमें जो भी साइट जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड होती हैं, कुशीनगर और वो सब है ना, उनको उन वहाँ पे विजिट किया जाता है। इवन मोदी जी अगर बाहर जाते हैं इंडिया में कहीं पे, तो वो हमेशा बुद्धिस्ट साइट पे जाने की जरूर कोशिश करते हैं। जो बाहर के डिप्लोमेट्स इंडिया में आते हैं तो हमेशा उनको विजिट करवाया जाता है, हाई प्रोफाइल इवेंट्स करवाए जाते हैं बुद्धिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये सब उसी चीज का एक पार्ट है कहीं ना कहीं, एक इंडिया की एज अ सॉफ्ट पावर इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। और मोदी जी ने भी कहा भी न्यू दिल्ली के अंदर कि इंडिया हैज नॉट गिवन युद्धा टू द वर्ल्ड बट बुद्धा। और थोड़े दिन भी पहले भी कहा था मोदी जी ने कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस के टाइम पे। तो ये इसी चीज को तो दिखाता है कि हमारी जो फिलॉसफी है वो कैसी है, सॉफ्ट फिलॉसफी है। सॉफ्ट फिलॉसफी है। इंडिया एक सुपर पावर था ऑफ कोर्स, बहुत समय तक रहा, और अभी भी बनने ही वाला है बहुत जल्दी। और लेकिन इंडिया दुनिया की एकमात्र ऐसी सुपर पावर है जिसने कभी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किए हैं। बहुत ज्यादा केस नहीं है कि हम लोगों ने किसी की टेरिटरी के ऊपर जबरदस्ती कुछ कंकर हम लोगों ने किया हो। बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। तो बुद्धिज्म डिप्लोमी है के पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल तो है, खासकर एशिया में, क्योंकि 97% जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो एशिया के अंदर ही रहती है ना। कोल्ड वॉर के दौरान चाइना ने बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया बुद्धिज्म डिप्लोमेसी को, और आज भी चाइना यूज करता है बुद्धिज्म डिप्लोमेसी को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और दूसरी चीजों के लिए। लेकिन इंडिया को यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया की जो पूरा हिस्ट्री है वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि इंडिया तो भैया फेथ ऑफ ओरिजिन है ना। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, कितने सारे साइट्स हमारे पास हैं। लेकिन जो मोस्टली बुद्धिज्म टूरिज्म है इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड में, वो थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर हो रहा है, जबकि इंडिया के अंदर बुद्धिज्म पैदा हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है वो चीज, तो अभी उसको सरकार जो है आगे लेके आना चाहती है। तो ऑफ कोर्स चाइना तो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है ही। ठीक है। तो साउथ कोरिया से, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान वगैरह से डेलीगेशंस जो है वो इंडिया में आए। बहुत सारे लीडर्स जो है यहाँ पे आए पीसफुल कोऑपरेशन वगैरह के लिए। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे उसका यूज किया। तो चाइना बुद्धिज्म का यूज करता है, इंडिया भी यूज करता है, लेकिन इंडिया का को एज है चाइना के ऊपर, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा साइट्स हैं। चाइना तो वैसे भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वैसे भी रिलीजन के अंदर बिलीव नहीं करता, लेकिन कभी कभी यूज करता है रिलीजन को एज अ एडवांटेज। और चाइना, अभी देखिए दलाई लामा अभी तो खैर हैं, नेक्स्ट दलाई लामा को कौन चूज करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक जो दलाई लामा है ठीक है, ये तो एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर हैं ही, लेकिन इनके बाद कौन दलाई लामा होंगे। चाइना उनको अपॉइंट करने की पूरी कोशिश करेगा। जिस अगर वो ऐसा कर देता है और उस दलाई लामा को दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं चाइना का एक एज हमारे ऊपर फिर से हो जाएगा। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए इस पूरे लेवल के ऊपर भी। तो इंडिया का जो कल्चर है, जो बुद्धिज्म है बेसिकली, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर को एक्सपेंड यहाँ पे कर सकते हैं। बॉलीवुड का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर आप देखें आज हॉलीवुड में चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। चाइना की बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज है वो हॉलीवुड के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हॉलीवुड के अंदर चाइना की एक इमेज दिखाई जाती है, सॉफ्ट इमेज दिखाई जाती है। लेकिन बॉलीवुड का हॉलीवुड में कोई रेलेवेंस नहीं है। ना हमारे वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, ना वहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं। तो क्या इंडिया इसका बॉलीवुड का यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जहां जहाँ पे बॉलीवुड पॉपुलर है वहां पे हम लोग इंडिया की कैसे इमेज दिखा सकते हैं। राइट। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की जो चीजें हैं, फिर बाद में G20 में हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं सारी चीजें, है ना। तो इंडिया बुद्धिज्म का एज सॉफ्ट पावर के रूप में डेफिनेटली यूज कर सकता है। तो यही था आज का आर्टिकल। एक छोटा सा आर्टिकल और भी है साइक्लोन वाला। ये तो मैंने आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है आपका ये। साइक्लोन क्योंकि अभी बनना तैयार हो गया है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन।
ठीक है, अभी ऑफिशियली हम लोगों ने इसका नाम डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जब आएगा तो इसको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इसका नाम अगर आएगा तो इसका नाम होगा मोचा। दैट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द साइक्लोन विच इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो कंडीशंस वगैरह कौन सी होनी चाहिए साइक्लोन के लिए? अ, 5 तरह के साइक्लोन हमारे पास होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन से लेकर सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन तक होते हैं, जिनकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं उसकी वजह से। ये सब आपके ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो अगर आपको अभी नहीं, अभी ऑफ कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा जब तक क्लासेस वगैरह आप नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ोगे। साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है 2017 में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। साइक्लोन की नेमिंग की जाती है जो इंडियन ओशन के अंदर होते हैं। इसके अंदर 13 कंट्रीज होती हैं, जो अपने अपने नाम को वहाँ पे प्रपोजल भेजती हैं। जैसे ये सब नाम प्रपोजल भेजे गए हैं बांग्लादेश, इंडिया वगैरह के द्वारा। आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये सब नाम प्रपोज किए गए हैं, एज यू कैन क्लियरली सी। तो ऐसे लिस्ट में नाम होता है। ठीक है, लिस्ट में ऐसे नाम, ये इस तरह से किया जाता है, फिर ये इस तरह से फिर लिस्ट अगर खत्म हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लिस्ट प्रपोज कर दी जाती है ना। इस तरह से जो है वो नाम यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लिस्ट भी देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सच है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अब ये देख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास है, थोड़ा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।